Hello viewers, hi guys, you are all welcome to my class सिलेबस गाइडेंस। आप सभी को मेरे सिलेबस गाइडेंस यूट्यूब क्लास में स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हमने मेटलर्जी और के बारे में काफ़ी डिस्कस किए, पढ़ रहे हैं उसके बारे में। आज हम पढ़ेंगे धातु का निष्कर्षण में लोहे का निष्कर्षण। ठीक है, लोहे का धातु कर्म, मेटलर्जी ऑफ आयरन। आप लोगों का 10th का जो बुक है पेज नंबर है 147। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में जो लोहे का अयस्क पाया जाता है वो होता है हेमेटाइट। हेमेटाइट का रासायनिक सूत्र है, केमिकल फार्मूला है Fe2O3। इसके अलावा और भी अयस्क मिलता है जैसे मैग्नेटाइट Fe3O4, सीडेराइट FeCO3, आयरन पायराइट FeS2 और भी एक्सेट्रा, है ना। तो इन सब में से चूँकि हमारे छत्तीसगढ़ में Fe2O3 मिलता है तो हम उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो Fe2O3 चूँकि वो ऑक्साइड ओर है तो ऑक्साइड ओर को हमने बताया था सबसे पहला स्टेप क्या होता है उसका सांद्रण। तो सांद्रण में भी हमने 3 मेथड बताया था। उनमें से पहला मेथड था आपका गुरुत्व पृथक्करण विधि यानी ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, है ना। तो उस विधि में आप प्रीवियस वीडियो को देखिए। हाँ, मैं एक चीज़ और बता दे रही हूँ, सिलेबस चैप्टर जो होता है काफ़ी लंबा है और उसको मैं क्या की हूँ अलग अलग चीज़ों को समझा के एक एक वीडियो बना के आप लोगों के सामने में समझाने की कोशिश करती हूँ। यदि आप बोलेंगे कि एक ही वीडियो में सारी चीज़ों को समझाइए, ये संभव नहीं है। यदि आप कंटिन्यूअस मेरे वीडियो को फॉलो करेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो ओर है आयरन ओर है उसको पहले हम छोटे छोटे 1-1 इंच टुकड़ा करेंगे। फिर उसको हम लोग क्रशर में उसको पाउडर बनाते हैं। पाउडर बनाने के बाद उसको क्या करते हैं, गुरुत्व पृथक्करण विधि से उसका सांद्रण करते हैं। ठीक है, अब पिछले वीडियो में देख लीजिए सांद्रण कैसे होता है, हमने चित्र सहित उसका वर्णन किया है। फिर हमने ये भी बताया है सांद्रण के बाद क्या होता है, भर्जन। भर्जन का मतलब क्या बताया था हमने पिछले वीडियो में, रोस्टिंग, है ना। तो रोस्टिंग क्या करते हैं, उसमें गरम करते हैं, किसकी उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में, है ना। तो जब वायु की उपस्थिति में हम लोग उस पाउडर को, सांद्रित पाउडर को सांद्रण करने के पश्चात भर्जन के लिए गरम करते हैं वायु की उपस्थिति में, तो उसमें जो कुछ अशुद्धियाँ होती है, कौन सी अशुद्धियाँ, आर्सेनिक होती है आपका और सल्फर होती है, वो वायु के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ मिल करके गैस बनता है और गैस वायुमंडल में निकल जाते हैं। ये देखिए हमने आपको 2 आर्सेनिक और सल्फर का 2 ठो बताया है। तो आर्सेनिक जो है ऑक्सीजन के साथ मिल करके AS2O3 बनाता है। देखिए एरो जो है ऊपर की तरफ है यानी वो वायुमंडल में मिल जाता है। ठीक है, और जब मान लीजिए किसी भी चीज़ में आप लोग भी देखे होंगे जैसे कीचड़ में से हवा का बबूला निकल जाता है तो कीचड़ क्या होता है, बीच बीच में गड्ढा दिखाई देता है ना। उसी तरह से वो जो अयस्क है उसमें भी वो ऐसे बीच बीच में फफोलेदार टाइप का बन जाता है और बीच बीच में गड्ढा हो जाता है। ठीक, अब इसके अलावा हम इसको देखिए बगल में हमने एक भट्टी दिखा रहे हैं चित्र में, जिस भट्टी में इस क्रिया होती है। तो उस भट्टी के बारे में हम लोग बताएंगे, पहले क्या क्या स्टेप होता है उसके बारे में हम पहले आपको क्लियर कर देते हैं। तो पहले हमने सांद्रण किया, फिर भर्जन किया। भर्जन करने के बाद हम लोग उसको क्या करेंगे, अपचयन करेंगे। तो जब भर्जन करते हैं तो जो अशुद्धियाँ, कुछ अशुद्धियाँ तो जो होता है वायु के साथ मिल करके गैस बन करके निकल जाता है और उसमें क्या होता है, रेत भी रहता है ना। रेत का सूत्र क्या होता है, SiO2 यानी सिलिका होता है। ठीक, वो और फिर क्या करते हैं हम लोग, जब ये क्रिया करते हैं उसमें हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट भी मिलाते हैं। ठीक, अब इसमें क्या होता है, जो लोहे का जो ऑक्साइड होता है उसका हम लोग जब चूना पत्थर और रेत जो रहता है उसके साथ जब क्रिया करते हैं तो उसका ऑक्साइड होता है, लोहे का ऑक्साइड का अपचयन होता है। ठीक है, और अपचयन में फिर हमको क्या मिलता है, लोहा मिलता है। ठीक, तो इसको हम अभी बताते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ और बता देती हूँ। यहाँ पे हमने बताया है कोक मिलाते हैं। अब ये कोक क्या है,
कोक का फॉर्मूला आप देखिए लिखा होगा सी मीन्स कोयला, कोयला मीन्स कोल। अब कौन सा कोल मिलाते हैं, कोल में भी हम लोग 4 टाइप 5 टाइप के कोल होता है। तो उनमें से जो बेटर कोल होता है जिसमें तापमान सबसे उच्च होता है, बेटर मीन्स जिसका तापमान सबसे अधिक होता है, तो उसको हम लोग एंथ्रासाइट, है ना, एंथ्रासाइट का कार्बन यानी कोयला हम उसमें मिलाते हैं, जिससे कि उसका टेम्परेचर कितना हो जाती है 1800 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग हो जाती हैं। और इस क्रिया जो होता है, ये प्रक्रिया जो होता है यदि हम धीरे धीरे रुक कर करेंगे तो एक ही मिश्रण को बार बार गर्म करने से ऊष्मा का क्या होगा, हानि होगा, है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें जो स्मेल्टिंग होगी, एक बड़ा सा बत्ता भट्टी हम लोग बनाते हैं जिसको हम लोग ब्लास्ट फार्नेस कहते हैं, और यह क्रिया लगातार चलते रहता है और हमारा कम खर्चा में कच्चा लोहा प्राप्त होता है। ये था हल्का सा स्टेप। अब हम आपको बताएंगे कि स्टेप बाय स्टेप क्या होता है। चित्र को भी हम एक बार दिखा दिए, ये देखिए इस टाइप का चित्र है, इसको एक बार हम बाद में फिर रिपीट करेंगे। देखिए सबसे ऊपर में भरजीत अयस्क डाले, चूना पत्थर डाले और कोक डाले। उसमें देखिए एक तो ट्रायंगल शेप है, यानी वो क्या है, एक कीप है ना, फाइनल टाइप का है, उसी के अंदर में से उस भट्टी में हम लोग डालते हैं। और ये जो भट्टी है वो इस्पात का बना होता है, स्टील का बना होता है, और अंदर में ईटा का अस्तर लगा होता है। कौन सी ईटा, ऐसी ईटा जो कि अधिक ताप को सहन कर सके, ठीक है। ऐसे ईटा को हम लोग अस्तर बना करके भट्टी बनाते हैं। अब उसमें देखिए सबसे ऊपर में है 400 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, फिर उसके नीचे हो जाएगा आपका 900 से 1200, फिर 1200 से 1600 या 1800 होता है। उसके बाद देखिए दो अलग अलग कलर में 2 लेयर है, यानी एक जो होगा धातुमल होगा और एक जो होगा पिघला लोहा होगा, ठीक। ये भट्टी के बारे में हमने थोड़ा सा बता दिया। अब देखिए सबसे ऊपर भट्टी में 2 निकलने वाला एरो चिन्ह लगा हुआ है, उसमें से क्या होता है, ये जो आर्सेनिक गैस है या जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, वो व्यर्थ की गैस जो हमारे कोई काम की नहीं है, वो निकल जाता है। और देखिए नीचे में भी 2 एरो है, दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए, हाँ, इसमें भी देखिए 2 साइड से 2 एरो है, यानी इसमें से गर्म हवा उस भट्टी के अंदर भेजा जाता है, ठीक है। अब जब अंदर में भी क्रिया हो रही है, गर्म हो रही है, फिर नीचे से भी गर्म हवा भेजते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो अशुद्धियाँ होती है वो भी पिघलता है और जो लोहा है वो भी पिघलता है। दोनों पिघलने के बाद क्योंकि दोनों के घनत्वों में अंतर होता है, घनत्व मतलब किसका घनत्व, धातुमल का घनत्व यानी अशुद्धियाँ का घनत्व, और हो गया आपका लोहा का घनत्व। दोनों की डेंसिटी में डिफरेंस होने के कारण 2 अलग अलग लेयर में आके नीचे तली में जमा हो जाता है। तो ऊपर में रहता है पिघला हुआ अशुद्धियाँ, यानी जिसको बोलते हैं धातुमल का लेयर, वो ऊपर में है, उसको एक निकासी नली है, देखिए ये है निकासी नली, हाँ, इस निकासी नली में से धातुमल निकल जाता है, और नीचे में देखिए एक निकासी नली है जिसमें से पिघला हुआ लोहा को हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक। इतना आपको समझ में आया। अब हम आपको बताएंगे कैसे कैसे किसके साथ कौन सी रिएक्शन करके ये हमको लोहा प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हाँ, अब देखिए हमने बत्ता भट्टी के बारे में जो डिस्क्रिप्शन दिए वो आप ये लीजिए, पढ़ लीजिए, मैं आपको अंडरलाइन कर दे रही हूँ। देखिए एक एक चीज़ इसको मिलान कर लीजिए। ये देखिए हमने जो जो बताया था वो देखिए, इसको देखिए आप,
हाँ, अब देख लिए आप लोग। अब सुनिए, सबसे पहले क्या बताया था हमने, भर्जित अयस्कों को चूना पत्थर और कोक मिला करके बत्ता भट्टी में ऊपर में डालते हैं। आप चित्र को दोबारा देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, मत देखिए, मैं बता रही हूँ, आप देख लीजिए आगे पीछे करके वीडियो को। अच्छा, उसमें चूना पत्थर और कोक का क्या रिएक्शंस होगा, उस रिएक्शंस के बारे में अब अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, कोक जो होगा, कोक मीन्स कोयला, कोयला मीन्स सी। कोक जो होगा वो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और ऑक्सीजन से कार्बन क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, दो चीज़ बनाता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और एक कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो सब कितने टेम्परेचर पर, 400 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। तो सी पहले O2 के साथ क्रिया करके CO2 बनाएगा, फिर CO2 फिर दोबारा कार्बन से क्रिया करेगा, मतलब पहले तो C और O2 मिलके CO2 बनाया, लेकिन वही CO2 फिर से कार्बन यानी कोक के साथ क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। और फिर कार्बन फिर अलग से फिर O2 से क्रिया करके CO बनाएगा, यानी यहाँ पे CO की मात्रा अधिक हो गई। तो ये एक फायदा है, क्योंकि CO जो है या CO2 जो है वो बत्ता भट्टी के अंदर के तापमान के मान को अधिक करने में सहायक होता है, यानी वो तापमान को बढ़ाता है, ठीक है। अब जब वो तापमान को बढ़ाया, अब जो हमारा अयस्क है, भर्जित अयस्क है, उसका क्या रिएक्शन हो रहा है अब हम आपको बताते हैं। अब भर्जित अयस्क जो कि Fe2O3 था, उसके पास अधिक मात्रा में CO मिल गया। तो CO मिला, देखिए इसमें हम 3 लिखे हैं, CO मतलब 3, यानी एक भाग हमारा Fe2O3 हो गया और 3 भाग CO हो गया। तो CO क्या करता है, Fe2O3 के O के साथ मिलकर के CO2 गैस बना लेता है और Fe का अपचयन हो जाता है ना। तो इस अभिक्रिया के कारण भट्टी में तापमान क्या होता है, अति उच्च होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताती हूँ, इसमें देखिए जो ऑक्साइड अयस्क है यानी Fe2O3 है, कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करके आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यह अभिक्रिया क्या होता है, ऊष्माक्षेपी। देखिए यहाँ पे बता रही हूँ, ये ऊष्माक्षेपी है, हाँ ये देखिए ऊष्माक्षेपी। अब ऊष्माक्षेपी भी होती है, ऊष्माशोषी भी होती है, दोनों में क्या डिफरेंस है। यदि किसी अभिक्रिया में अपने आप ऊष्मा निकलता है तो वो हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। यदि किसी अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है तो वो हो जाएगा ऊष्माशोषी। जैसे आप लोग देखेंगे कभी घर में व्हाइट वॉश यानी पोताई वगैरह करवाने के लिए घर में चूना लाते हैं और उसमें पानी डालते हैं तो बहुत देर तक आग जो होता है, गर्म हवा जो होता है फफोले के रूप में निकलता है। यदि उसका आसपास में कोई चीज़ रहता है उसमें भी वो क्या होता है, जल जाता है, वह फफोला पड़ जाता है, बहुत देर तक ऐसे होता है। तो वह अभिक्रिया हो गया आपका ऊष्माक्षेपी, यानी उसमें से अपने आप ऊष्मा निकल रहा है। तो ये जो बत्ता भट्टी में हमने जो ये क्रिया करवाई है ये भी ऊष्माक्षेपी है। इसमें कौन ऊष्माक्षेपी में मदद कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब इस अभिक्रिया के कारण भट्टी का ताप क्या हो गया, उच्च हो गया, क्योंकि वो ऊष्माक्षेपी हुआ इसलिए भट्टी का तापमान अधिक हो गया। और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भी निकालने नहीं दिया जाता, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा फिर से अधिक मात्रा में हमको कोक डालना पड़ेगा तो खपत ज़्यादा होगी, हमको कम पैसा में अधिक से अधिक लोहा प्राप्त करना है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने नहीं दिया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है उसको फिर से गर्म हवा के रूप में उसमें भेजा दिया जाता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है फिर से कोक से क्रिया करता है और कुछ मात्रा में हेमेटाइट भी कोक से क्रिया करता है। हेमेटाइट यानी Fe2O3। तो ये Fe2O3 पहले किसके साथ क्रिया किया, CO के साथ। अब Fe2O3 किसके साथ क्रिया कर रहा है, कार्बन के साथ। देखिए मैं अंडरलाइन करके बता रही हूँ, कार्बन के साथ। तो दोनों ही स्थिति में क्या मिला हमको, लोहा मिला, और एक बार मिला कार्बन डाइऑक्साइड और एक बार मिला कार्बन मोनोऑक्साइड, ये देखिए, और दोनों ही स्थिति में लोहा प्राप्त हो गया,
ठीक, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होता है बत्ता भट्टी के बाद वाला जो स्टेप होता है उसमें अब उसका तापमान कितना हो गया, नीचे जब आते जाएगा 900 से 1200 हो गया। अब जब 900 से 1200 तापमान पहुंच जाता है उस समय क्या होता है, हम लोग जो ऊपर से क्या डाले थे, कोक डाले थे, भर्जित अश्क डाले थे और चूना पत्थर डाले थे। चूना पत्थर भी तो क्रिया करेगा ना इतना गर्म में, तो चूना पत्थर का सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3। ये CaCO3 गर्म होकर के अपघटित माने विघटित हो जाता है। विघटन का मतलब टूट जाता है दो में, किसमें, CaO और CO2। CaO को बोलते हैं अनबुझा चूना। अनबुझा चूना का मतलब जिसमें पानी की मात्रा, नमी, पानी की मात्रा नहीं बोल सकते, नमी नहीं होता। ठीक है, अब ये जो CaCO3, CaO और CO2 बनाया, वो CaO फिर ये जो अशुद्धि सिलिका था, SiO2 जो था सिलिका, वो सिलिका से क्रिया करके CaSiO3 बनाता है यानी कैल्शियम सिलिकेट बनाता है। इसको हम बोलते हैं धातुमल या फिर स्लैग, धातुमल या स्लैग। इतनी क्रिया करते करते भट्टी का तापमान 1200 से 1600 डिग्री तक पहुंच जाता है। कितना पहुंच जाता है, 1200 से 1600। इसको पहुंचने का कारण क्योंकि हमने कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से भेजा, अंदर के तापमान को बाहर निकलने नहीं दिया, इसलिए अपने आप उसका तापमान बढ़ते गया। ठीक, अब 1200 से जब 1600 तापमान हो जाता है तो लोहा तथा कैल्शियम सिलिकेट पिघल जाता है। लोहा भी पिघल जाता है और कैल्शियम सिलिकेट भी पिघल जाता है। क्योंकि दोनों ही पिघल गया यानी दोनों तो मिल गया। अब आप सोचेंगे कि दोनों ही पिघल गया तो हम धातु को अलग कैसे करेंगे, नहीं, अभी अभी हमने आपको बताया था ना कि दोनों का घनत्व अलग होने के कारण दोनों ही भट्टी के नीचे में जमा तो होता है लेकिन दोनों का लेयर क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। जैसे हम लोग तेल और पानी को बहुत देर शेक करके रख देंगे तो तेल अलग लेयर बना लेता है, पानी अलग लेयर बना लेता है क्योंकि दोनों का डेंसिटी अलग है। इसी तरह से यहाँ पर भी धातु मल और जो धातु होता है दोनों का घनत्व अलग होने के कारण वो अलग अलग लेयर बना लेता है। धातु मल को हम लोग ऊपर वाले जो निकासी है उसमें से निकाल लेते हैं और धातु जो होता है उसके नीचे में जो निकासी है उसमें से हम लोग उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, इस पर का निकाला गया जो लोहा होगा, इस पर निकाला गया जो लोहा होगा बत्ता भट्टी से जो भी हमको लोहा प्राप्त होगा उसमें लोहा तो है लेकिन इसमें अशुद्धियों के रूप में थोड़ा सा कार्बन मिला हुआ रहता है, इसलिए हम इसको शुद्ध लोहा नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं कच्चा लोहा यानी पिग आयरन, है ना, पिग आयरन बोलते हैं। अब इन पिग आयरन में से शुद्ध लोहा प्राप्त करने की कौन सी विधि से आप करना चाहेंगे, ये हमने इस प्रीवियस वीडियो में 3-4 विधि बताया है, उस विधि से आप उसको शुद्ध लोहा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो शुद्ध अलग अलग विधि का हम इसलिए उपयोग करेंगे क्योंकि मान लीजिए हमारे जो लोहा का उपयोग होता है हमारे डेली लाइफ में, उसमें 3 प्रकार के लोहा रहता है। एक उसका ग्रेड रहता है, अलग अलग प्रकार के ग्रेड रहता है। तो आपको जो लोहा चाहिए आपको उसमें से जो विधि आपको सूट करे उस विधि से आप उसको लोहा को निकाल सकते हैं। जैसे ढलवा लोहा निकाल सकते हैं, कास्ट आयरन, रूट आयरन, पिटवा लोहा निकाल सकते हैं, है ना, या प्योर लोहा भी जैसे भी होगा आप निकाल सकते हैं। तो इतने 3-4 विधि है, उसमें से आप शुद्ध लोहा प्राप्त करिए। ठीक, तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ बच्चों, खास करके आप लोग क्या करते हैं ना, जैसे मैंने 5 वीडियो बनाया तो आप पहला वीडियो देखे दूसरा तीसरा छोड़ दिए, फिर चौथा देखे फिर 5वां छोड़ दिए, 7वां देख लिए, इसमें आपको पढ़ाई समझ में नहीं आएगा। आप रेगुलर मेरे वीडियो को 3 से 4 बार देखिए, उसको समझिए और अपना खुद का एक नोट्स बनाएंगे, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, कुछ देर बाद उसको दिमाग से आउट ऑफ माइंड हो जाता है। यदि आप उसको नोट्स बना के रखेंगे या भूल भी गए हो तो मेरे वीडियो को दोबारा खोल के देखेंगे तो आपको वो सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। इसलिए आप नए वीडियो के साथ साथ पुराने वीडियो को भी एक बार रिव्यू को भी उसको देख लिया कीजिए। ठीक, अब हम आपको एक टोटल जो ये रिएक्शंस हुआ उसको एक चित्र से आपको समझा रही हूँ। देखिए, इसमें सारे रासायनिक क्रिया
पूरा भट्टी का तापमान, सारे चीज धातुमल धातु दिया हुआ है। देखिए सबसे अपर स्टेज में देखिए अयस्क है, प्लस चूना पत्थर है, प्लस कोक है। इसमें देखिए हम लोग जब इसको डालते हैं 2 ठो कप रहता है, कीप रहता है, कोन नुमा कीप रहता है। ये देखिए ये 1 और ये 2 जब हमको अधिक पैमाने में निकालना है ना, तो उसमें से होता हुआ वो बत्तिया भट्टी में प्रवेश करता है। तो सबसे पहले उसकी जो नमी है, नमी को सोखता है कितने तापमान पर, 523 केल्विन पर। फिर उसके बाद उसमें देखिए फिर 1127 केल्विन पर धातुमल का निर्माण होता है। फिर इसमें से क्या होता है कि ये देखिए ऊपर में एक तो भट्टी गैस है, मतलब निकला हुआ है, गैस निकलने की जो व्यर्थ की गैस है उसको ऊपर वाले निकासी नल से निकाला जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए जब धातुमल का निर्माण होता है उसमें देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, वो विघटित हुआ CaO और CO2 में, फिर CaO SiO2 से क्रिया करके धातुमल CaSiO3 बनाता है। ये धातुमल का निर्माण हो गया। फिर जैसे जैसे नीचे जाता है भट्टी थोड़ा चौड़ा होते जाता है। ये देखिए इस काफ़ी चौड़ा हो गया है, हाँ देखिए काफ़ी चौड़ा हो गया। अब इसका टेम्परेचर कितना हो गया, 1423 केल्विन। ठीक है, उसके बाद उसका तापमान बढ़ गया, क्योंकि हमने आपको बताया था ना कार्बन डाइऑक्साइड जो है दोबारा भेजे जाते हैं जिससे उसका तापमान बना रहता है ना, और ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। फिर क्या हो गया, आयरन और धातुमल दोनों मिल गया। फिर अधिक तापमान, ये देखिए इस साइड में भी FeO से क्रिया करके क्या बनाता है, Fe और CO बनाता है। फिर Fe2O3 भी उससे क्रिया करते हैं, Fe का निर्माण होता है। और कोक जो है ये जल करके CO2 बनाती है, जिसकी अधिक तप्त माने गर्म कोक से प्रभावित करने पर CO में अपचयित हो जाता है। फिर क्या बनता है, C + O2 CO2, CO2 + C CO, ये 2 होगा। C पहले ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया या कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड C से क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया। ठीक है, ये जब दोनों ऐसे क्रिया होते जाएगा, ये देखिए यहाँ पे लिखा है ट्विटर, जिसमें से हम लोग गर्म हवा उसमें प्रवाहित करते हैं। जब गर्म हवा प्रवाहित करते हैं तो धातुमल और धातु जो होता है बहुत पिघल जाता है और दोनों का लेयर अलग हो जाता है। तो देखिए पहले धातुमल को हम निकाल लेते हैं और नीचे से हम लोग पिघला कच्चा लोहा है, पिग आयरन को निकाल लेते हैं। तो एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे जो Fe का जो बूंद बूंद जो दिया है हार्थ में, मतलब नीचे हिस्सा में जमा हुआ है। देखिए मैं नीचे वाला दिखा रही हूँ थोड़ा सा बड़ा करके। ये देखिए द्रवमल तथा द्रव Fe का बूंद बूंद हर्थ में एकत्र होना। देखिए इस तरह से, देखिए कितना बड़ा चित्र मैं हम आपको बता रहे हैं। और मैं ऊपर से नीचे एक बार और दिखा रही हूँ। हाँ देखिए ऊपर से और ऊपर से, ये देखिए सूर्य से ऊपर देखिए ये है। यहाँ से आप धीरे धीरे मैं आपको नीचे की ओर ले जा रही हूँ, नीचे की ओर ले जा रही हूँ। धीरे धीरे देखते रहिए। मैं नीचे की ओर धीरे धीरे अभी ले जाऊँगी इसको, एकदम धीरे धीरे मैं ले जा रही हूँ। आप सारे स्टेप को देखते रहिए, आपको बुक्स में ही मिल जाएगा। मैंने एक डायग्राम से जितने सारे भी रिएक्शंस हैं उस रिएक्शंस को एक डायग्राम के माध्यम से बताया है। इसमें आप देख के घबराइए मत, ये मैंने सारी चीज़ को एक चित्र में समझाने की कोशिश की हूँ। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ, यदि आपको ये समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि ये समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट्स करिए। अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो मुझे समझ में ही नहीं आता है कि आपने इसको लाइक किया कि डिसलाइक किया, कि आपको पसंद आया कि नहीं आया। तो आप लोग इसको बार बार वीडियो को देखिए, समझिए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और भी दोस्तों को लाभ पहुँचाइए, और सब्सक्राइब भी करिए। और दोस्तों को भी कहिए कि ये सब्सक्राइब करके इस चैनल को देखते रहे। बच्चे आप ही के भलाई के लिए हमने ये शुरू किया है स्टेप बाय स्टेप। जैसे हमको वीडियो यूट्यूब में बहुत अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन सिलेबस वाइज माने सिलेबस में जो स्टेप बाय स्टेप हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में हमने इस चैनल को खोला है। तो आप ताकि आप